Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO4 जो कि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड ये जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ और वीडियोस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए हुए थे आपको, एंड ये बेसिकली पार्ट थर्ड है उस पर्टिकुलर चैप्टर का। एंड पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वी लर्नड फ्यू डेफिनेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले अपना मिशन याद रखिएगा, विच इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, जाकर आप उनको देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। एंड जो ये क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पर, जून 2014 एंड जून 2017 में बेसिकली आपका पूछा गया था 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन ऐसे आया था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, आप साथ ही साथ याद करते हुए चलिएगा। आपका एम यही होना चाहिए, गोल यही होना चाहिए कि वीडियो एंड होते होते आपको जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं सब याद हो जाएं, जिससे कि पेपर टाइम में आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े। तो ये अपना गोल सेट कर लीजिए। इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, हर किसी को पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप 5 से 10 वीडियो देखने के बाद, 5 से 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद में प्रो हो जाएंगे इस चीज़ में। कोशिश यही रखनी है वीडियो के साथ में हर पॉइंट याद करते हुए चलें। चाहे तो नोटबुक मेंटेन कर लीजिए एज यू आर कंफर्टेबल विद। तो गाइज अब हम बात करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये सबसे पहला बेसिकली इंपॉर्टेंस है या बेनिफिट है या सिग्निफिकेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करके आप क्या कर सकते हो, जो भी थ्रेट्स या वार्निंग सिग्नल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट मूवर एडवांटेज अवेल कर सकते हो बाय आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट thing that you can get from business environment analysis is the sensitization of management and customer focus। तो business environment को अच्छे से एनालाइज करके आप मैनेजमेंट को सेंसिटाइज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो कस्टमर है उस पर फोकस कर सकते हैं। नाउ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में और स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में हेल्प करता है। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो इंश्योर कॉन्टीन्यूस लर्निंग। जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसके एनालिसिस से आप क्या करते हैं, कंटिन्यू कुछ नया सीखते रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ पब्लिक इमेज बिल्डिंग, और बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू आप पब्लिक इमेज बिल्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, या फिर पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हैं। एक बार सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आई रिपीट, बिजनेस एनवायरनमेंट helps in the identification of opportunities to get the first mover advantage. Second point, business environment helps in the identification of threats or warning signals. Number third, business environment helps in the sensitization of management and customer focus. Number fourth, business environment helps in the intellectual stimulation and strategy formulation. Number fifth point, business environment ensures continuous learning. And number six and the last point is business environment helps in public image building. I repeat, business environment helps in building public image of the organization. Okay, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स जो भी हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं आपको याद हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं सभी पॉइंट्स को। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लेट्स टॉक अबाउट इट। So by keeping in touch with the changes in the business environment, an enterprise can identify opportunities and formulate strategies to capitalize on the opportunities at the earliest. तो guys, कोई भी business organization है, अगर वो अपने business environment में होने वाले changes को properly analyze करेगी
तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है और स्ट्रेटजीज़ बना सकती है जिससे कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को जल्द से जल्द वो कैपिटलाइज कर सके। कैपिटलाइज करने का मतलब है उनसे पैसा अर्न कर सके। अब इसके लिए एग्जांपल देते हैं। अभी देखिए कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो लॉस में चले गए, लेकिन कुछ ने अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी एंड सैनिटाइजर्स एंड डिसइंफेक्टेंट, इन सब का बिजनेस उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ है, बिजनेस एनवायरनमेंट को आप प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उस पर स्ट्रेटजीज बनाइए और उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कीजिए एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रीप कर पाएंगे आप। Now, for example, if it is learnt that demand for solar powered cars is going to increase, a car producing firm can take steps to increase production and introduce new models to lure new customers. तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया सैनिटाइजर्स एंड डिसइंफेक्टेंट का। बाकी अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए अभी देखिए इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी डिमांड में आ रही हैं, वैसे ही सोलर पावर्ड कार भी बनाई जाती हैं। तो किसी एंटरप्राइज को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि कार प्रोड्यूस करती है उसको पता चला कि आने वाले टाइम में सोलर पावर कार जो हैं वो काफ़ी उनकी डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है। तो इसको देखते हुए उसने क्या करा, जो सोलर पावर्ड कार है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया, नए नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, आपका मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। तो ये सारी चीज़ क्या है, अब जो कंपनी इन सब पर ज़्यादा फोकस करेगी और आगे जाके अगर ये प्रोडक्ट चल जाता है तो उस कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, यानी कि सबसे पहले उसने एफर्ट किया इस चीज़ के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी वही रीप करेगा। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट क्लियर होगा आपका। Now by doing so the firm will get the first mover advantage। तो अगर आप स्टेप्स लेते हो, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जल्द से जल्द स्टेप लेते हो ताकि उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सको, तो इससे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। तो देख लीजिए ये सोलर पावर कार हैं, इस तरह की कार्स आगे फ्यूचर में आपको देखने मिल सकती हैं। Now let's talk about the point number 2 which is identification of threats or warning signals। तो business environment क्या करता है, हेल्प करता है आपके जो भी अपकमिंग थ्रेट्स या वार्निंग सिग्नल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। Now careful and continuous scanning of business environment helps a business organization to identify possible future threats or warning signals। तो अगर आप अपने business environment को अच्छे से और carefully एनालाइज करेंगे, स्कैन करेंगे, तो इससे आपके जो future threats हैं या warning signals हैं उनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट एन MNC इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्सटीट्यूट्स, this should work as a warning signal for the Indian firm. Based on this information, the Indian firm can improve the quality of its products, reduce cost of production, engage in aggressive advertisement, etc. तो मान लीजिए कोई एक इंडियन फर्म है जिसको पता चला कि एक MNC, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आने वाली है उसके प्रोडक्ट के एक नए सब्सटीट्यूट के साथ में, तो वहाँ पर एक क्या होगा, ये वार्निंग सिग्नल होगा इंडियन फर्म के लिए कि अभी अगर प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए तो जो MNC है जिसके पास काफ़ी पैसा होगा, अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट होगा, तो उसके बेसिस पर वो क्या करेगा, मार्केट को कैप्चर कर लेगा जल्द से जल्द। तो इस केस में जो इंडियन फर्म है वो जल्द से जल्द क्या करेगी, स्टेप उठाएगी, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करेगी। हो सकता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करे जिससे कि कस्टमर्स को उसका प्रोडक्ट और ज़्यादा अच्छा लगे और वो क्या रहें, लॉयल रहें। इसके अलावा हो सकता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करे जिससे कि टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कम हो जाए और जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका प्रोडक्ट ना चल पाए। इसके अलावा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराए वो इंडियन फर्म। तो कोई भी स्टेप्स तभी लिया जाएगा जब उस पर्टिकुलर थ्रेट को या फिर वार्निंग को आप आइडेंटिफाई करोगे। तो जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को केयरफुली एंड कॉन्टिन्यूसली स्कैन करते हो तो आने वाले जो पॉसिबल थ्रेट्स हैं या वार्निंग्स हैं वो आपको क्या हो जाती हैं, पता चल जाती हैं, और उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो सस्टेनेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। Now let's talk about the point number 3 guys। Point number 3 is sensitization of management and customer focus।
Understanding of business environment makes the management sensitive to the changing needs and expectations of the consumers. तो गाइज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो इससे जो मैनेजमेंट होता है एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव का मतलब जैसे ही कोई चेंज आया आपने प्रॉपर स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करी, अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी अवेल की और थ्रेट है तो थ्रेट को प्रॉपरली डील करने के लिए आपने क्या करा, अपने प्लान्स बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कंज्यूमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है, नीड्स हैं, उनको भी आपको क्या करना है, अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। Now, a careful watch on the trends in the environment would help to sensitize the firm's management to the changing technology, competition, government policies and changing needs of the customers. तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट केयरफुली बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है तो इससे क्या होगा, जो भी टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस होंगे या फिर कंपटीशन जो इंक्रीज़ होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जो चेंजेस होंगे या फिर जो कस्टमर्स की नीड्स या एक्सपेक्टेशन में चेंजेस होंगे, उनको आप जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके डील कर पाओगे। तो ध्यान रखना कि एनालाइज और अंडरस्टैंड करना बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज़रूरी है। इससे मैनेजमेंट क्या होता है, जो नीड्स हैं उनके प्रति सेंसिटिव होता है, और सेंसिटिव होने का मतलब है बेसिकली प्लान्स बना के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कराया जाएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैंने मेंशन किया, आप देख लीजिएगा। हिंदुस्तान लीवर के बारे में आपने सुना होगा और कुछ और FMCG कंपनीज़ हैं, ठीक है। पहले जो प्रोडक्ट्स आते थे वो आपके बड़े बड़े पैकेट्स में आते थे, लाइक 1 kg या 1 लीटर, ऐसे इससे कम में नहीं आते थे। 5 लीटर 10 लीटर ऐसे पैकेजेस होते थे। 1 लीटर भी बहुत मुश्किल से मिलता था। तो जो शैम्पूज़ वगैरह होते थे वो आपके बेसिकली बॉटल्स में आते थे। आपने देखा होगा 200 ml 500 ml ऐसी बॉटल्स अभी भी आती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स थे जो एक्सपेंसिव होने की वजह से ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करते थे। तो हिंदुस्तान लीवर और बाकी कुछ FMCG कंपनीज थी, उन्होंने ये नीड एनालाइज करी कस्टमर्स की और अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने स्मॉल पैकेट, स्मॉल सैशे जो हैं शैम्पूज़ एंड अदर प्रोडक्ट्स के, वो लाना शुरू कर दिया। तो आज आप मार्केट में देख सकते हैं 1 रुपये का शैम्पू भी अवेलेबल है, 2 रुपये का भी अवेलेबल है, 5 रुपये का भी अवेलेबल है। पूरे का पूरा आपका जो 200 ml की बॉटल आती है वो भी अवेलेबल है, उससे बड़ी बॉटल आती है वो भी अवेलेबल है। तो जैसे जैसे कस्टमर्स हैं जिसको जैसा परचेज़ करना है वो कर सकते हैं। अब जो स्मॉल सैशे में शैम्पूज़ और अदर प्रोडक्ट्स लाने से ये फ़ायदा हुआ हिंदुस्तान लीवर और FMCG कंपनीज़ को कि उनकी सेल बढ़ गई, और सेल बढ़ने से क्या होता है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्योंकि जो बहुत सारे कस्टमर्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, और उन्होंने इस नीड को अंडरस्टैंड करते हुए स्मॉल सैशे जो कि कम प्राइस में, अब मोस्टली हर कस्टमर क्या कर पाता है, इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर पाता है। तो ये क्या है, ये बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझा, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझा और उनकी रिक्वायरमेंट को समझकर उस पर आपने क्या करा, एक्ट करा, जिससे कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ा, सेल्स भी बढ़ी और आपकी कंपनी का नाम भी ज़्यादा पॉपुलर हो पाया। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, बिज़नेस एनवायरनमेंट को जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करके अपने कंपनी के सेल्स को, अपने प्रॉफिट को, सबको बढ़ा सकते हो आप। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 4 विच इज़ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक रिक्वेस्ट और है, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको थोड़ा स्टडी अच्छा नहीं लगता, बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वीडियो देख सकते हो। 15-20 मिनट्स की वीडियो देखना आई डोंट थिंक कि कोई डिफ़िकल्ट टास्क है। डेली बेसिस पर एक वीडियो देखिए, एग्ज़ाम तक आपका सारा जितना भी कोर्स है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं अपनी तरफ से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा जो कि हेल्प करेंगे एटलीस्ट 70 to 80% मार्क्स ऑब्टेन करने में आपको। तो देखते हैं कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट आपके इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। So analysis of business environment is an intellectual exercise that can stimulate the managers in their decision making. तो guys, business environment को analyze करना कोई easy task नहीं है। अगर आपने मेरी previous वीडियो देखी होगी तो एक नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है। तो डायनामिक और कॉम्प्लेक्स नेचर होने की वजह से आप इसको ईजिली एनालाइज नहीं कर सकते। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, जिससे कि जो मैनेजर्स हैं उनके डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो स्टिमुलेट होती है।
नाउ इसके अलावा बात करें तो एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल factors provides relevant information about the business environment. Such information serves as the basis for strategy making. और जो भी आप फैक्टर्स को एनालाइज करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट के, उससे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप क्या करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज़ को फ्रेम करते हो, उनको फॉर्मुलेट करते हो. For example, ITC realized that there is a vast scope for growth in the travel and tourism industry in India, and the government is keen to promote this industry because of its employment potential. With the help of this knowledge, ITC planned new hotels both in India and abroad. तो guys, ITC आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का, ठीक है. तो काफ़ी टाइम पहले ITC ने रियलाइज़ करा कि इंडिया में जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म है उस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है. तो इसको एनालाइज करते हुए उन्होंने क्या करा, बहुत सारे होटल्स इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह खोले और आज काफ़ी इनके होटल्स पॉपुलर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया स्पेशली एज वेल. तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी जो कि एक आपकी स्मॉल कंपनी को भी एक मल्टी लेवल कंपनी में बदल सकती है. बट आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है अपने मार्केट को और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उसको लेने की कोशिश करनी है, ठीक है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है जिससे कि जो मैनेजर्स हैं उनके लिए इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होती है और उस इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के बेसिस पर जो भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उससे आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं. तो ये आपको समझना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में बल्कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है. तो देख लीजिए गाइज, ITC के इस तरीके के होटल्स भी हैं इंडिया में, 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार होटल्स. नाउ गाइज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योर कॉन्टीन्यूस लर्निंग. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉन्टीन्यूस लर्निंग को इंश्योर कर सकते हो. Point number 1 says strategy formulation is a continuous process that involves keeping in touch with the external environment. तो जैसा कि हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो एंड उसके बेसिस पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हो. नाउ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस और इसके लिए आपको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूस बेसिस पर क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है. तो इसीलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस है ये कॉन्टीन्यूस लर्निंग भी आपकी क्या करती है, इंश्योर करती है. मैनेजर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट members of the organization. Thus managers keep a watch on the environmental changes and act on the basis of such information. तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर मैनेजर्स को इंश्योर करना होता है कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनको वो केयरफुली एनालाइज करें, स्कैन करें और उसके बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप क्या करें, नई स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करें. Now, search of alternative and choice of a strategy to deal with the environment are parts of the learning process. तो यहाँ पर ये चलता रहता है कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, नई स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हो, फिर कोई चेंज आता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो, फिर न्यू स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हो. तो वही आपका चलता रहता है और इससे आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है. इसीलिए आपका बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंश्योर करता है कंटिन्यूस लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो, फिर स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हो और फिर कोई नया एनवायरमेंटल चेंज आता है उसको आप एनालाइज करते हो, फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो, फिर स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हो. दैट कीप्स गोइंग ऑन. तो इसीलिए क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू रखती है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज पब्लिक इमेज बिल्डिंग. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंश्योर करता है कि आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको बिल्ड कर पाए. अब डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप बिजनेस एनवायरनमेंट का यूटिलाइजेशन करते हो. नाउ अ बिजनेस फर्म कैन इम्प्रूव इट्स इमेज बाय शोइंग दैट इट इज़ सेंसिटिव टू इट्स एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्सिव टू दी एस्पिरेशंस ऑफ पब्लिक. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी इमेज कंपनी की इम्प्रूव कर सकती है बाय शोइंग कि कितनी सेंसिटिव है वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एंड कितना वो पब्लिक की एस्पिरेशंस के प्रति रेस्पॉन्सिव है. ठीक है, अगर आपकी जो कस्टमर्स हैं आप उनकी डिमांड या नीड
नीड के लिए रेस्पॉन्सिव हो, उनको कोई प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो और आप उसको डेवलप करें और प्रोवाइड कराएं अफोर्डेबल प्राइस पर, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी की जो ब्रांड इमेज है, पब्लिक इमेज है, वो बढ़ेगी। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो इससे भी आपकी क्या होगी, बेसिकली जो पब्लिक इमेज है कंपनी की वो इम्प्रूव होगी। If a firm is sensitive to the external environment, it will come out with a new product and services to meet the requirements of the customers. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म अगर वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव है तो वो डेफिनेटली कोई नई प्रोडक्ट या सर्विसेज लेकर आएगी जिससे कि उसके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट मीट हो सके। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको ये ज़रूर एनालाइज करना चाहिए कि कस्टमर्स को क्या उसकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने पर सिर्फ आपके एफर्ट्स ही नहीं, आपके मार्केटिंग में पैसे और कई सारी चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है अगर प्रोडक्ट पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या सर्विस जो आप देना चाहते हैं, अगर कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट है, देन ओनली यू कम अप विद दैट so that you can save your scarce resources. Now this would improve the image or reputation of the firm in the eyes of the customers and the general public. तो आप अगर ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो कि या फिर ऐसी सर्विस लेकर आते हैं जो कि कस्टमर्स की नीड्स या उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करेगी, तो इससे जो आपकी रेपुटेशन है ना सिर्फ कस्टमर्स की नज़रों में बल्कि जो जनरल पब्लिक है उनकी नज़रों में भी बढ़ जाएगी। एंड दिस इज़ व्हाट एवरी कंपनी इज़ लुकिंग फॉर। जितना ज़्यादा लॉयल आप होगे कस्टमर्स के साथ में, जितना ज़्यादा उनका ट्रस्ट विन करोगे, उतना ज़्यादा ही आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो और मार्केट में अपना जो शेयर है उसको कैप्चर कर सकते हो। Now, leading firms like Reliance Industries, ICICI Bank, Colgate, etc. have built good image by being sensitive and responsive to environmental forces. तो अगर हम बात करें कुछ ऐसी कंपनीज हैं मार्केट में जो कि क्या हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इस वजह से आज उनकी जो पब्लिक इमेज है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो चुकी है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, जियो के बारे में तो आप सबको ही पता होगा, ICICI बैंक, ठीक है, और प्राइवेट बैंक्स में HDFC, ICICI बैंक ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा कोलगेट, हर घर में ऑलमोस्ट यूज़ होता है कोलगेट। पतंजलि का भी देख लीजिए, धीमे धीमे वो भी ब्रांड इमेज अपनी क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसी सारी कंपनीज क्या हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रही हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर आ रही हैं। पतंजलि तो अभी काफ़ी ज़्यादा आपका ट्रस्टवर्दी ब्रांड हो चुका है इंडियन मार्केट में, क्योंकि वो क्या है, जो एडल्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट है और आपको ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हेल्दी हैं और आपकी हेल्थ को इंश्योर करेंगे। तो दिस इज़ हाउ कंपनीज नीड टू वर्क। उनको अपने एनवायरनमेंट और अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पर फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या है, जल्द से जल्द नए प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ में आना है। तो रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, पतंजलि, कोलगेट एंड देयर आर मेनी मोर कंपनीज़। तो और कुछ कंपनीज़ के नाम आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो पाए। एंड अभी हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। आई एम श्योर कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि आपने नए सीखे होंगे। एंड किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताइए आपका क्या फीडबैक है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। टेक केयर।